रवि कॉमर्शियल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन देखने वाले हैं जो कि है क्षेत्रफल प्रमेय। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। ठीक, तो क्षेत्रफल प्रमेय की बात करी जाए तो सबसे पहले हम लोग का क्षेत्रफल प्रमेय के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सबसे बेसिक समरूपता। ठीक है, समरूपता क्या होती है, यानी कि इंग्लिश में बात की जाए तो सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी या फिर समरूपता की बात करी जाए तो दो आकार या फिर कह लीजिए दो आकृति या फिर दो शेप समरूप कब होते हैं। ठीक है, तो समरूप होने के लिए कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन ये होती है जो साइज़ है वो मे बी सेम। ठीक है, या और मे नॉट बी सेम। ठीक, पहली कंडीशन तो ये है। अभी इसके बारे में चर्चा करूँगा। इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं दूसरी कंडीशन बता देता हूँ क्या है। दूसरी कंडीशन ये है कि शेप मस्ट बी सेम। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों जो पॉइंट्स लिखा है मैंने उसके बारे में बात कर लेते हैं। साइज़ में भी सेम और मे नॉट बी सेम। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पे दो स्क्वायर बना लिए, पी क्यू आर एस। पहला स्क्वायर ये है, दूसरा स्क्वायर है ए बी सी और डी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक स्क्वायर हमारा पी क्यू आर एस है और दूसरा है ए बी सी और डी। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, साइज़ में बी सेम और मे नॉट बी सेम। तो इन दोनों के आकार, अच्छा पहले आकार और शेप के बारे में बात कर लेते हैं। साइज़ और शेप क्या होता है, साइज़ एंड शेप। साइज़ की बात करी जाए तो साइज़ बेसिकली ये वस्तु के आकार से रिलेट करता है, यानी कि कोई वस्तु कितनी बड़ी है। ठीक है, कोई वस्तु कितनी बड़ी है, कोई वस्तु कितनी छोटी है, वो हम लोग साइज़ से डिफाइन कर सकते हैं। और शेप की बात करी जाए तो शेप किसको डिफाइन करता है, शेप डिफाइन करता है वस्तु की बनावट को। ठीक है, कि वस्तु किस आकार की है, यानी कि जैसे त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है, आयताकार है, वो सब किससे डिफाइन किया जा सकता है, वो शेप से डिफाइन किया जा सकता है कि यानी कि उस वस्तु की बनावट किस तरीके की है। ठीक है, तो समरूपता होने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होती है। किसी भी आकृति किसी दो आकृति को समरूप कहने के लिए हमको साइज़ की ज़रूरत पड़ेगी और उसके शेप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इन दोनों के सहारे ही मैंने यहाँ पे दो कंडीशन लिखे हुए हैं कि साइज़ सेम हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। ठीक है, साइज़ में भी सेम और मे नॉट भी सेम, पहला पॉइंट यही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला जो स्क्वायर है हमारा पी क्यू आर एस और दूसरा स्क्वायर है ए बी सी डी, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप हैं। और समरूप होने के लिए जो साइन होता है वो इस तरीके से लहरता हुआ माइनस रहता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में समरूप है। ठीक, कैसे, पहला कंडीशन ये है कि साइज़ में भी सेम और मे नॉट भी सेम, यानी कि जो दोनों हमारे दोनों आकृतियां हैं वो सेम हो भी सकती हैं, उनका साइज़ सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सपोज़ करते हैं इसकी जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर की है और इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर की है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये 100। ठीक है, 100। तो यहाँ से हम लोग साफ साफ पता चल रहा है कि जो पहला वाला पी क्यू आर एस, पहला वाला वर्ग है वो छोटा है दूसरे वाले वर्ग से, क्योंकि इसका एरिया 100 है और इसका एरिया 25 है। तो आसानी से हम लोग डिफरेंस दे सकते हैं इनके साइज़ में। ठीक है, तो साइज़ का तो कंडीशन ये है कि वो बड़ा हो भी सकता है, बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक, तो पहला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अगर यहाँ पे दोनों बराबर भी होते तो भी पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होता। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन की बात करी जाए तो शेप क्या होना चाहिए, शेप हमेशा एक होना चाहिए, शेप हमेशा समान होना चाहिए। शेप का मतलब अगर से पहला शेप है स्क्वायर तो दूसरा शेप भी स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर पहला शेप हमारा रेक्टेंगल है तो दूसरा शेप भी रेक्टेंगल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों शेप क्या हैं, दोनों शेप क्या हैं, स्क्वायर हैं। ठीक है, दोनों शेप हमारे स्क्वायर है तो दूसरा कंडीशन भी क्या कर रहा है, दूसरा कंडीशन भी फॉलो कर रहा है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं जो हमारा वर्ग पी क्यू आर एस, जो स्क्वायर पी क्यू आर एस है वो ए बी सी डी के क्या है, समरूप है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समरूपता को प्रूफ कर सकते हैं। तो ज़्यादा हमको इसके डिटेल में नहीं जाना है, बस ये दोनों कंडीशन को याद रखनी है कि साइज़ में भी सेम और मे नॉट भी सेम। यानी जो साइज़ है, आकार है वस्तु का, बराबर हो सकता है, ये बराबर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन जो आकार है, जो बनावट है, यानी कि जो शेप है वो एक समान होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए बी सी, एक ये ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे हम लेते हैं डी ई और एफ। ठीक है,
इस तरीके से है, ये एंगल ले लिया 60 और ये एंगल भी हो गया 60, ठीक। और सिमिलरली ये एंगल भी 60, ठीक है। यानी कि जितने भी एंगल हैं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये भी। और उसी प्रकार एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, ये भी 60, सारे के सारे 60 डिग्री के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो आकृति है यानी कि जो साइज़ है दोनों ट्रायंगल की वो अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग हो भी सकती है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है, एंगल वगैरह है, वो क्या है, दोनों का सब समान है। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, जो ट्रायंगल इस तरीके से ट्रायंगल ए बी सी, वो क्या है, समरूप है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक। दोनों कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या थी, साइज़ जो है वो इक्वल हो भी सकता है या फिर डिफरेंट, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक होगा ही होगा, इक्वल या डिफरेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। और शेप की बात करिए, दूसरा कंडीशन था हमारा, जो शेप है वो कैसा होना चाहिए, वो दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों ट्रायंगल है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर यहाँ से कोई ट्रायंगल हमारा स्केलन भी होता, ठीक है, यानी कोई समद्विबाहु भी होता, तो यहाँ पे हमारा समरूपता ख़त्म हो जाती, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इन्हीं जो हमारा समरूपता है, इसी से संबंधित कुछ हम लोग नियमों को देखेंगे। चलिए सबसे पहला हम लोग बात करेंगे, जैसे यहाँ पे आप लोग ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल है ए बी सी और इसका बीच में है डी और ई। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, और ये कंडीशन क्या दिया है, डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है। यानी ये वाली जो लाइन है ये इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल का मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर से देखा जाए तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला ट्रायंगल कौन सा है, पहला ट्रायंगल हमारा ए डी और ई बन रहा है, छोटा वाला, इसको अलग लिख लेते हैं हम लोग, ए डी और ई। दूसरा ये बड़ा वाला ए बी सी, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल बनते हैं हमारे। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप हैं कि नहीं है, ये हमको चेक करना है, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों आपस में समरूप हैं कि नहीं हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, ये एंगल चेक करेंगे। दोनों का साइज़ क्या है, साइज़ तो अलग अलग है, साइज़ से हमको कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। शेप से मतलब है, शेप समान है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल अगर कुछ भी रहता है एक्स, तो वही एंगल ये भी होगा ना। हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यानी जो हमारा समांतर का नियम होता है वो यही डिफाइन करता है कि अगर किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो ये अल्टरनेट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसी प्रकार से ये दोनों समांतर रेखाएं हैं हमारी, और इसको मान लीजिए कि ये तिर्यक रेखा काट रही है ए बी वाली, तो ये वाला जो एंगल होगा ए डी ई वो किसके बराबर होगा, ए बी सी के बराबर होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए डी ई जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, ए बी सी के बराबर होगा। हमने एक्स माना है, ठीक, पहली बात। उसी तरीके से हमारा ए ई डी और ए सी बी, ये वाला एंगल भी बराबर होगा, एंगल ए ई डी बराबर एंगल ए सी बी। वाई सपोज कर लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ पर। और ये वाला जो एंगल है हम सभी को पता है, ये वाला जो एंगल है ये क्या हो सकता है हमारा, ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक। दोनों के लिए एंगल ये क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई। कैसे बताता हूँ मैं भी आपको। सभी को पता है कि जो ट्रायंगल है किसी भी त्रिभुज के अंतः यानी कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं अंतः कोण, जैसे इसको हमने x माना है, ये y है, और इसको सपोज कर लेते हैं z, ठीक है। ये x, ये y है और ये z है, तो x प्लस वाई प्लस z क्या होता है, 180 होता है ना। किसी भी त्रिभुज का जो अंतः कोण होता है उसके तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ से हम लोग, हमारे पास x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, x और y को 180 में से घटाएंगे तो हमको एंगल ये पता चल जाएगा ना। तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा है जो एंगल ए है
180 में से x प्लस वाई को घटाने पे हमारा ये एंगल ए फाइंड हो जाएगा। और एंगल ए दोनों में कॉमन है। एंगल ए डी ई के लिए सेम होगा और एंगल ए बी सी के लिए भी सेम ही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारे पास तो इन तीनों की सहायता से हम लोग 3 इक्वेशन बने हमारे पास। तो इन तीनों की सहायता से हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल ए डी ई है वो किसके समरूप है, ए बी सी के। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं समरूपता को। तो समरूपता से ही संबंधित है हमारा जो समरूपता का त्रिभुज वाला सिस्टम है, उससे संबंधित एक फॉर्मूला है, उसको हम लोग याद करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों जो कोण होंगे वो 60-60 डिग्री के होंगे और तीनों भुजाएं क्या होंगी, वो बराबर होंगी। ठीक है, ए बी सी ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और बीच में क्या दिया है, एक रेखा दी हुई है डी और ई। ठीक है, और ये जो डी है और ई, डी क्या है, डी है ए बी का मध्य बिंदु। ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी। और ई क्या है, ई है ए सी का मध्य बिंदु। ठीक, ये पॉइंट है कि जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है और ई क्या है, ए सी का मध्य बिंदु। अब जब इन दोनों मध्य बिंदु को मिलाएंगे, ठीक है, तो जो हमारा डी ई है वो बी सी का क्या होगा, आधा होगा। ठीक, कहने का मतलब ये है अगर से बी सी की लंबाई है x सेंटीमीटर तो ये डी ई की लंबाई क्या होगी, x/2। ठीक है, अब इसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त यही होनी चाहिए कि जो हमारा डी है, यानी जो दोनों डी ई जो रेखा बन रही है, रेखाखंड बन रहा है, वो दोनों जो रेखाएं हैं ए बी और ए सी, उन दोनों के मध्य बिंदु से ही, जो दोनों के मध्य बिंदु हैं उनको मिलाने से ही बननी चाहिए। इसको थोड़ा सा हम लोग एक और एग्जाम्पल के हेल्प से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, यानी कि सपोज कर लेते हैं ये है 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 क्या 10 कर लेते हैं हम लोग, 10 सेंटीमीटर का ये है, 10 सेंटीमीटर का ये है, और ए सी भी क्या है, 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और ए बी का जो मध्य बिंदु है, ए बी का जो मध्य बिंदु है वो है एक्स, और ए सी का मध्य बिंदु सपोज कर लेते हैं वाई, यानी कि यहाँ पर क्या है, बीच में एक्स है और यहाँ पे क्या है, बीच में वाई है। ठीक है, अब यदि हम एक्स और वाई को मिलाते हैं, ठीक, एक्स और वाई को मिलाते हैं तो क्योंकि दोनों मध्य बिंदु हैं तो जाहिर सी बात है ये बी सी के समांतर ही होंगी ना। ठीक, तो बी सी के समांतर है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स वाई समांतर बी सी। पहला पॉइंट तो ये मिला। ठीक, दूसरा क्या होगा, ये जो हमारा एक्स वाई है इसका जो लंबाई है वो क्या होगा, वो होगा 5। कैसे, ये जो हमारा बी सी है उसका आधा लंबाई होगा एक्स वाई का। ठीक, वही बात मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो यदि हम किसी समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, ठीक है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो उसकी जो लंबाई होती है, मध्य बिंदु से बनाने वाली जो रेखा बनती है हमारी, उसकी लंबाई आधार की लंबाई के आधा होती है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारा है, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि समरूप होने का ही पॉइंट है कि यदि कोई त्रिभुज है, यदि कोई दो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और उन दोनों त्रिभुज में जो तीनों कोण हैं, ये कोण, ये कोण, एक कोण, ठीक है, ये एक्स वाई जेड इस तरीके से, और सेम यहाँ पर भी एक्स वाई और जेड, तीन कोण अलग अलग दिए हैं। ठीक है, यदि तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो क्या होगा, हमारा जो दोनों त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक, इस तरीके से चलिए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे त्रिभुज दिया ए बी सी, ठीक है, और ये दिया है एंगल ए, ये दे रखा है एंगल बी, और ये दे रखा है एंगल सी। ठीक है, और एक दूसरा त्रिभुज है हमारे पास एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये एंगल दे रखा है ए, ये एंगल दे रखा है सी, और ये एंगल दे रखा है बी। ठीक, अब इस कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं, जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ पे ट्रायंगल क्या बन रहा है, एक्स वाई जेड, ये दोनों समरूप होंगे क्या।
ये दोनों समरूप होंगे क्या? ये दोनों समरूप नहीं होंगे। कैसे? अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए का एंगल जो है ए किसके बराबर है? एक्स के बराबर है, यानी ए और एक्स बराबर है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एक्स। ठीक है, ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? एंगल बी जो हमारा है, जो बी का एंगल है वो क्या वाई के एंगल के बराबर है? क्योंकि बी के बाद वाई आ रहा है ना, बी का एंगल वाई के एंगल के बराबर है क्या? यहाँ पर बी का एंगल है बी, यहाँ पर वाई का एंगल है सी, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। ठीक है, तो यहीं पर क्या हो गया, हमारा जो चेन है वो ब्रेक हो गया। तो इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं, ए बी सी है वो एक्स वाई जेड के समरूप नहीं होगा। ठीक, क्योंकि जिस सीक्वेंस से हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी सी, उसी सीक्वेंस में क्या होना चाहिए, एंगल भी उसी सीक्वेंस में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एंगल क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ए का एंगल क्या है ए, ए का एंगल है ए, बी का एंगल क्या है बी, और सी का एंगल क्या है सी, एक्स का एंगल ए है। चलिए ये तो बराबर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे वाई का एंगल भी बी होना चाहिए ना, लेकिन वाई का एंगल क्या है सी है, तो यहाँ पे ये हमारा सीक्वेंस ब्रेक हो गया। तो जिस वजह से क्या हो गया, हमारा जो दोनों ट्रायंगल हैं ए बी सी और एक्स वाई जेड, ये दोनों समरूप नहीं होंगे। अब कौन सा ट्रायंगल समरूप होगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। हमको सीक्वेंस पे ध्यान देना है बेसिकली। तो यहाँ पर हम लोग जो ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, तो यहाँ पर ए बी सी के लिए क्या है, ए के लिए है ए, बी के लिए है बी, सी के लिए सी, एंगल्स हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पे जो ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं एक्स जेड और वाई। ठीक, अब ये दोनों ट्रायंगल क्या समरूप हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। एक्स का एंगल क्या है ए, एक्स का एंगल ए ही है ना। ठीक है, जेड का एंगल क्या है बी। ठीक है, ए के बाद ए का एंगल एक्स है, दोनों का एंगल सेम है। ठीक है, बी और जेड का एंगल भी सेम है, ये भी ठीक है, अच्छी बात। अब वाई का एंगल क्या है सी, ये भी सी का एंगल भी, दोनों एंगल सेम है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो सीक्वेंस है एंगल्स का वो सब क्या है, सेम है। तो जब सीक्वेंस सेम है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे ना। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी समरूप है किससे, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, सॉरी यहाँ पे मैं भी गलती कर दिया, एक्स जेड वाई के समरूप होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समरूपता को समझ सकते हैं ट्रायंगल्स में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दो ट्रायंगल दिया है ए बी सी, पी क्यू और आर। ठीक है, और जो डी है बी सी का मध्य बिंदु है। यहाँ पर मैंने ये जो ए डी रेखा है वो क्या है, ए बी सी की माध्यिका है, और यहाँ पे पी एस जो है वो पी क्यू आर की माध्यिका है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो डी है वो बी सी का मध्य बिंदु है, और एस क्या है वो क्यू आर का मध्य बिंदु है। ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में समरूप हैं। ठीक, अच्छा, जब दो त्रिभुज हमारे पास हैं, दोनों समरूप हैं, तो उनसे क्या क्या हमको रिजल्ट मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे उनका रेशियो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब जैसे ए बी है, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी पी क्यू, बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी क्यू एस। ठीक है, और ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी पी आर, और ए डी की भी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, जो माध्यिकाएँ हैं आपस में एक दूसरे की करस्पॉन्डिंग होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ए बी की करस्पॉन्डिंग क्या है पी क्यू, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। ये किसके बराबर होगी, वो ए सी अपॉन पी आर के बराबर होंगी, ए सी अपॉन पी आर के। और उसी तरीके से जो हमारा बी सी और क्यू आर है, इन दोनों का भी रेशियो क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, पहले हम लोग जिस ट्रायंगल को चूज़ करेंगे सब में पहला वाला ही साइड आएगा। जैसे हमने पहले ए बी सी वाले ट्रायंगल के साइड को चूज़ किया है, तो सब में तीनों में ए बी वाला ही साइड चूज़ करेंगे। ठीक है, तो तीनों को जो जो दोनों ट्रायंगल हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने माध्यिका के बारे में बताया, जो माध्यिका क्या है ए डी और पी एस, इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो इस तरीके से पहला रिजल्ट हमारा यही है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ तक करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए, तो ये पहला रिजल्ट ये हो गया। दूसरा रिजल्ट मैंने क्या बताया था, दूसरा रिजल्ट मैंने बताया था कि जो हमारा
माध्यिका होती है, ABC में माध्यिका क्या है AD, और PQR में माध्यिका क्या है PS। इन दोनों का भी जो साइड का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये दूसरा रिजल्ट हो गया। माध्यिका का भी रेशियो क्या होता है, बराबर होता है साइड के रेशियो के। और साथ ही साथ अगर से ये तीनों जो हमारे त्रिभुज हैं, जैसे मान लीजिए ये है एक्स के माने हम लोग मान लेते हैं 3, 4 और ये 5। ठीक है, उसी तरीके से ये भी 3, 4, 5 नहीं मानेंगे, कैलकुलेटिव हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पे जो इसका परिमाप रहेगा, ठीक है, यानी कि XYZ जो है, और यहाँ पे भी कुछ मान लेते हैं हम लोग ABC। ठीक है, तो इन दोनों मतलब तीनों के साइड्स को ऐड करेंगे, यानी कि जब परिमाप निकालेंगे हम लोग। परिमाप का मतलब क्या होता है, सारे साइड्स का सम। यहाँ पे AB + BC + CA। ठीक है, और यहाँ पे PQ + QR + RP। ठीक है, तो जो परिमाप निकालेंगे तो परिमाप का रेशियो भी क्या होगा, दोनों त्रिभुज के परिमाप का रेशियो भी क्या होगा, वो भी इनके रेशियो के बराबर ही होगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC का परिमाप, ठीक है, बटे ट्रायंगल PQR का परिमाप। ठीक, तो ये हमारा तीसरा रिजल्ट हो गया। और एक और रिजल्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका रेशियो बराबर होगा, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ। दूसरा क्या होगा, जो माध्यिका है, माध्यिका का रेशियो भी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। और जो हमारा परिमाप निकालेंगे, दोनों त्रिभुज का परिमाप का रेशियो निकालेंगे, तो वो भी करस्पॉन्डिंग साइड और माध्यिका का जो रेशियो है उसके बराबर होगा। और साथ ही साथ एरिया की भी बात कर लें, तो त्रिभुज ABC का जो एरिया होगा, यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो, और त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा वो, उसका भी रेशियो क्या होगा, वो भी बराबर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको एक पॉइंट याद रखना है कि रेशियो जब निकालेंगे तो इनका हमको क्या कर निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब जा कर के ये बराबर होगा। ठीक, परिमाप बाकी सबका रेशियो तो हमारा सब सेम होगा। ठीक है, लेकिन जब एरिया के रेशियो को बराबर करेंगे तो एरिया का क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर वर्गमूल कर देंगे। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, x आ रहा है। AB बटे PQ का रेशियो क्या है, x। उसी तो x सबका भी आएगा, इसका भी x, इसका भी x, सबका रेशियो क्या आएगा, x ही आएगा। सेम इसका भी रेशियो x आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इनके एरिया का, जो दोनों त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज का जब रेशियो निकालेंगे, तीनों त्रिभुज के एरिया का जब रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, x² आएगा। ठीक है, मैं एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक, तो ये हमारा एरिया का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा, इसका जब हम रूट करेंगे तो वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको याद रखनी है, जो एरिया होगा, एरिया का रेशियो। सबसे पहले एरिया का रूट निकाल करके रेशियो करेंगे, या फिर इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ABC का जो एरिया है अपॉन PQR का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, वो AB अपॉन PQ के स्क्वायर के बराबर होगा, इज इक्वल्स टू BC² अपॉन QR² के बराबर होगा। उसी तरीके से AC अपॉन AC² अपॉन PR², AD² अपॉन PS²। इसी तरीके से ABC जो हमारा परिमाप रहेगा, ABC का परिमाप का स्क्वायर बटे PQR जो हमारा ट्रायंगल है उसका परिमाप। ठीक है, तो एरिया के सिचुएशन में थोड़ा सा हमारा कंडीशन चेंज हो जाता है। एरिया का जब हम इक्वल करेंगे सारे रेशियो को, तो हमको बस यहाँ पे रूट कर देना है। बाकी हमारा परिमाप हो चाहे माध्यिका हो, सबका रेशियो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो करस्पॉन्डिंग साइड कह रहा हूँ, समरूपता से संबंधित कुछ रिजल्ट रहे। और यदि ये सारे रिजल्ट हमको याद हो जाते हैं तो इन पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग अगली वीडियो में, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर से वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग रवि कॉमर्शियल कॉलेज को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके शेयर करिए, और अगर से वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर ही दीजिएगा।